नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी पेज की तह तक जा रहे हैं जो अक्सर आपराधिक मुकदमों में काफी उलझन पैदा करता है। हमारे सामने केरल उच्च न्यायालय का एक ताजा फैसला है, सुंदरन बनाम केरल राज्य। हाँ, ये मामला काफी दिलचस्प है प्रक्रिया के नजरिए से। बिल्कुल, मामला है तो एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, गंभीर अपराध। लेकिन आज हम आरोपों पर उतना फोकस नहीं कर रहे। हमारा ध्यान है एक प्रोसेस की दिक्कत पर जो ट्रायल के बीच में खड़ी हुई। सही कहा। अब सोचिए, एक केस चल रहा है, गवाहों के बयान लगभग हो ही चुके हैं, और ठीक इस वक्त प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील एक ऐसा दस्तावेज पेश करना चाहते हैं जो चार्जशीट के साथ फाइल ही नहीं हुआ था। हाँ, यही तो पेंच था। और वो भी सिर्फ एक फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कागज का सवाल नहीं है, जैसा आपने कहा। ये सीधे जुड़ा है कि न्याय की प्रक्रिया चलती कैसे है, आरोपी के अपने अधिकार क्या हैं, और अदालतें रोजमर्रा में प्रैक्टिकली कैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। हम देखेंगे कि कोर्ट ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कौन से कानूनी उसूलों का सहारा लिया। हमारा मकसद है इस फैसले के जरिए ये समझना कि देर से पेश किए गए सबूतों और उन पर उठने वाली आपत्तियों से कानून कैसे निपटता है। तो चलिए पहले मामले की थोड़ी बैकग्राउंड समझते हैं। ये केस कहाँ का है, क्या मामला था? हाँ, तो ये केस त्रिशूर की फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट में चल रहा था, SC नंबर 517/2022। याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर सुंदरन है, जो इस केस में दूसरे आरोपी हैं। और आरोप एनडीपीएस एक्ट की धारा 20BB2IC के तहत है, कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा रखने का, करीब 27.5 किलो। अच्छा, 27.5 किलो। और प्रोसिक्यूशन की कहानी क्या है? प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सुंदरन एक घर के केयरटेकर थे। उस घर में पहले आरोपी ने तमिलनाडु से लाया हुआ ये गांजा बिक्री के लिए रखवाया था। पुलिस को किसी तरह खबर मिली, उन्होंने छापा मारा और गांजा बरामद हुआ। ये बेसिक कहानी है। ठीक है, ये तो हुई FIR और चार्जशीट की बात। अब पेज कहाँ फंसा वो बताइए। पेच फंसा ट्रायल के दौरान। मुकदमा आगे बढ़ा, गवाहियां हुई, और जब डिटेक्टिंग ऑफिसर की गवाही चल रही थी, वो अफसर जिन्होंने शुरुआती जांच और बरामदगी की थी, PW1, उनकी गवाही जब लगभग खत्म होने वाली थी, तभी प्रोसिक्यूशन ने एक अर्जी लगाई, CRL MP 923/2023। अच्छा, एकदम बीच में। मांग क्या थी सरजी में? मांग ये थी कि उन्हें एक दस्तावेज की फोटोकॉपी पेश करने दी जाए और उसे सबूत के तौर पर मार्क करने की इजाजत मिले। एक दस्तावेज की फोटोकॉपी? कौन सा दस्तावेज था ये? ये एक कागज था जो प्रोसिक्यूशन के अनुसार तलाशी के वक्त जांच अधिकारी ने तैयार किया था। इसमें लिखा था कि सुंदरन को बताया गया था कि NDPS एक्ट की धारा 50 के तहत उन्हें ये अधिकार है कि वो तलाशी के समय किसी मैजिस्ट्रेट या गजेटेड अफसर की मौजूदगी मांग सकते हैं। हाँ, धारा 50 का ये जरूरी प्रावधान है। बिल्कुल। और दस्तावेज में आगे लिखा था कि सुंदरन ने इस अधिकार को इस्तेमाल ना करने की सहमति दी और उस पर दस्तखत किए। ओह, तो ये तो काफी अहम दस्तावेज हुआ प्रोसिक्यूशन के लिए। बहुत ज्यादा। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये दस्तावेज चार्जशीट के साथ कोर्ट में जमा ही नहीं किया गया था। एग्जैक्टली। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि जी ओरिजिनल कॉपी खो गई है, इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65C के तहत हमें फोटोकॉपी पेश करने की अनुमति दी जाए, खोए हुए दस्तावेज के लिए सेकेंडरी एविडेंस। अब समझ आया। ओरिजिनल गायब, फोटोकॉपी पेश करने की अर्जी, वो भी ट्रायल के बीच में। यहाँ पर तो आरोपी पक्ष चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। सुंदरन के वकील ने जोरदार आपत्ति जताई। उनके कई पॉइंट्स थे। क्या क्या थे वो? पहला, कि इस तथाकथित दस्तावेज का जिक्र पहले कहीं भी नहीं था, न FIR में, न चार्जशीट में, न किसी गवाह के शुरुआती बयान में। ये अचानक से बीच मुकदमे में कहां से आ गया? ये तो शक पैदा करता है। और दूसरा, उनका सीधा आरोप था कि प्रोसिक्यूशन अपने केस में जो कमजोरियां हैं, जो लैक्यूना है, खासकर धारा 50 के कंप्लायंस को लेकर जो सवाल उठ सकते थे, उनको भरने के लिए ये दस्तावेज अब लाया जा रहा है, एक तरह से लीपापोती करने के लिए। लैक्यूना जो कमी रह गई थी केस में। हाँ, और तीसरा और सबसे गंभीर एतराज ये था कि हो सकता है ये दस्तावेज बाद में बनाया गया हो, जाली हो सकता है, सिर्फ रिकॉर्ड ठीक करने के लिए गढ़ा गया हो। ओह, जाली होने का आरोप,
ये तो बहुत सीरियस है। तो आरोपी पक्ष ने तो इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। फिर निचली अदालत यानी सेशंस कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सेशंस जज ने आरोपी की आपत्तियां सुनी पर उन्हें खारिज कर दिया और प्रोसिक्यूशन को वो फोटोकॉपी पेश करने और मार्क करने की इजाजत दे दी। इजाजत दे दी? किस आधार पर? आरोपी के तर्क तो काफी वजनदार लग रहे थे। जज साहब का तर्क ये था कि दस्तावेज असली है या नहीं, मतलब उसकी जेन्युइननेस क्या है, ये सवाल मुकदमे के फाइनल स्टेज पर तय किया जाएगा। अभी जब दस्तावेज पेश हो रहा है तो सिर्फ उसकी एडमिसिबिलिटी यानी स्वीकार्यता देखनी है, मतलब क्या कानूनन इसे रिकॉर्ड पर लिया भी जा सकता है या नहीं। इसकी असलियत की जांच बाद में होगी। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से मुद्दे को बाद के लिए टाल दिया। हाँ, कहा कि अभी सिर्फ मार्क कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बाद में देखेंगे। इसी फैसले के खिलाफ सुंदरन फिर केरल हाईकोर्ट गए होंगे। बिल्कुल, ये क्रिमिनल MC 922 ऑफ 2023 हाईकोर्ट में इसी आदेश के खिलाफ थी। हाईकोर्ट में उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी गईं? वही जो निचली अदालत में थी? हाँ, मुख्यतः वही। उनके वकील श्री राजेश चक्यात ने जोर दिया कि सेशंस कोर्ट ने अपने आदेश में कोई ठोस कारण नहीं बताया। उन्होंने आरोपी की इस गंभीर आपत्ति पे ठीक से विचार ही नहीं किया कि ये दस्तावेज जाली हो सकता है और झूठे सबूत बनाने की कोशिश है, मतलब बिना रीजनिंग के ऑर्डर पास कर दिया। और अभियोजन पक्ष यानी सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा? उन्होंने अपने कदम को कैसे डिफेंड किया? सरकारी वकील श्री विपिन नारायण ने निचली अदालत के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कुछ अहम कानूनी नजीरें पेश की। कौन सी नजीरें? सबसे खास थी सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम RS पई। ये 2002 का केस है। RS पई, हाँ, ये काफी साइट होता है। इसमें क्या कहा गया था? सरकारी वकील का कहना था कि RS पई केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर जांच अधिकारी से चार्जशीट फाइल करते समय कोई जरूरी दस्तावेज जमा करने में चूक हो भी जाती है तो भी कानून में ऐसी कोई रोक नहीं है कि वो दस्तावेज बाद में अदालत की इजाजत से पेश न किया जा सके। गलती हो सकती है पर उसे सुधारा जा सकता है। अच्छा, मतलब देर से पेश करने पर पूरी तरह रोक नहीं है? नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुंदरन को लगता है कि दस्तावेज जाली है तो ये बात वो निचली अदालत में साबित करें। ट्रायल कोर्ट में उन्हें पूरा मौका मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का, अपनी दलीलें रखने का। हाई कोर्ट को इस स्टेज पर दखल नहीं देना चाहिए। ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि ट्रायल कोर्ट में मौका मिलेगा। और आखिर में उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये दस्तावेज तो सिर्फ इतनी सी बात दिखा रहा है कि आरोपी को धारा 50 के अधिकार बताए गए थे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों की दलीलें हो गई हाई कोर्ट के सामने। अब आते हैं हाई कोर्ट के अपने विश्लेषण पर। पहला बड़ा सवाल तो यही था कि क्या वाकई चार्जशीट के बाद नए दस्तावेज आ सकते हैं? RS पई केस इस पर क्या कहता है विस्तार से? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने सबसे पहले इसी सवाल को देखा। उन्होंने RS पई केस का जिक्र किया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 173(5) ये कहती तो है कि जांच अधिकारी को चार्जशीट के साथ वो सभी संबंधित दस्तावेज भेजने चाहिए जिन पर प्रोसिक्यूशन भरोसा करना चाहता है। हाँ, धारा 173(5) तो यही कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा में जो शब्द शैल, करेगा इस्तेमाल हुआ है वो अनिवार्य, मैंडेटरी नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक, डायरेक्टरी है। मैंडेटरी नहीं, डायरेक्टरी है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? मतलब ये एक निर्देश है, एक गाइडलाइन है जिसका पालन होना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई चूक हो जाती है, कोई दस्तावेज रह जाता है, तो ये नियम इतना कठोर नहीं है कि बाद में उसे किसी भी हालत में जमा ही ना किया जा सके। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता। ओके, तो चूक हो सकती है और उसे सुधारा जा सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जेन्युइन चूक हुई है तो अदालत की इजाजत से दस्तावेज बाद में पेश किए जा सकते हैं। कानून में इस पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। और कोई तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में? हाँ, उन्होंने CRPC की धारा 173(8) का भी हवाला दिया। ये धारा चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आगे की जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की इजाजत देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक था कि अगर आगे जांच हो सकती है और उसमें नए सबूत मिल सकते हैं जिन्हें बाद में पेश किया जा सकता है, तो फिर जो सबूत पहले से थे लेकिन गलती से रह गए
उन्हें पेश करने पर रोक क्यों होनी चाहिए? ये तो लॉजिकल लगता है। और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे आरोपी को कोई कानूनी नुकसान, प्रेजुडिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया दस्तावेज पेश किया जाएगा, आरोपी को उसकी कॉपी मिलेगी और उसे पूरी तरह से चुनौती देने का, उस पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देर से दस्तावेज पेश हो सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। आरएसपी यही कहता है, हाई कोर्ट ने भी इसे माना। हाँ, हाई कोर्ट का यही निष्कर्ष था कि जांच अधिकारी की चूक के बावजूद दस्तावेज बाद में पेश किए जा सकते हैं। तो निचली अदालत ने जो इजाजत दी वो इस आधार पर गलत नहीं थी। चलिए, ये तो एक बात हुई, लेकिन सुंदरन के केस में दूसरा बड़ा मुद्दा था आपत्ति का। आरोपी कह रहा था दस्तावेज शायद जाली है, सिर्फ केस की कमी पूरी करने के लिए लाया गया है। तो जब दस्तावेज की स्वीकार्यता और सत्यता दोनों पर सवाल हों, तब निचली अदालत का ये कहना कि इसे बाद में देखेंगे, क्या ये सही तरीका है? क्या आपत्तियों पर तुरंत फैसला नहीं होना चाहिए? हाँ, ये दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा सवाल था इस केस में कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए। निचली अदालत ने तो आपत्ति नोट करके फैसला टाल दिया। क्या ये ठीक था? इस पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 और बहुत महत्वपूर्ण फैसलों पर गौर किया। अच्छा, कौन से फैसले? पहला था बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य 2001 का केस। ये सालों तक ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक तरह की गाइडलाइन रहा है। बिपिन पांचाल, हाँ सुना है। इसमें क्या कहा गया था आपत्तियों के बारे में? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस पुरानी प्रैक्टिस की आलोचना की थी जहां ट्रायल के दौरान जैसे ही किसी दस्तावेज या सवाल पर कोई वकील ऑब्जेक्शन करता था, कोर्ट वहीं रुक जाता था। फिर उस ऑब्जेक्शन पर लंबी बहस होती थी, फैसला होता था और तब जाकर कार्रवाई आगे बढ़ती थी। इससे मुकदमों में बहुत ज्यादा देरी होती थी। हाँ, ये तो होता था, छोटी छोटी बात पे ट्रायल रुक जाता था। तो बिपिन पांचाल ने सुप्रीम कोर्ट ने एक नया प्रैक्टिकल तरीका सुझाया था। उन्होंने कहा, जब भी सबूत दर्ज करते समय कोई आपत्ति उठे, सिवाय स्टैम्प ड्यूटी की कमी वाली आपत्ति के, उस पर तुरंत फैसला करना होता है। तो कोर्ट को बस वो आपत्ति नोट कर लेनी चाहिए, दस्तावेज को टेंटेटिवली मार्क्ड कर लेना चाहिए, मतलब अस्थायी तौर पर निशान लगा देना चाहिए और कार्यवाही को आगे बढ़ा देना चाहिए। आपत्ति पर फाइनल फैसला कब होगा? एकदम आखिर में, जब कोर्ट फाइनल जजमेंट लिख रहा हो। मतलब बीच में रुक के बहस नहीं करनी। हाँ, नोट करो और आगे बढ़ो, फैसला बाद में। हाँ, इसका फायदा ये बताया गया था कि ट्रायल तेजी से चलेगा, रुकेगा नहीं। और अगर बाद में अपील में हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत ने आपत्ति गलत तरीके से खारिज की थी, तो भी वो दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद रहेगा। केस को दोबारा ट्रायल के लिए वापस भेजने की जरूरत कम पड़ेगी। तो बिपिन पंचाल का सिद्धांत तो कहता है कि निचली अदालत ने जो किया, आपत्ति नोट करके फैसला टालना, वो ठीक था। हाँ, बिपिन पांचाल के हिसाब से देखें तो शायद ठीक लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, कोई और डेवलपमेंट भी है इस पर? हाँ, यहीं पर दूसरा और ज्यादा हालिया और शायद अब ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला आता है। ये है 2021 का क्रिमिनल ट्रायल्स गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन रे बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यह सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच का फैसला है, जिसने क्रिमिनल ट्रायल के लिए काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं। 2021 का फैसला 3 जजों की बेंच का। तो ये तो बिपिन पांचाल जो 2 जजों का था से ज्यादा वजन रखता है। इसमें क्या कहा गया? इस 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बिपिन पांचाल में दिया गया सुझाव कि आपत्तियों पर फैसला हमेशा आखिर में ही किया जाए, उसे आप बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं माना जाना चाहिए। ओह, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने नजरिए को मॉडिफाई कर दिया। ये क्यों किया गया? बिपिन पांचाल का तरीका तो एफिशिएंट लग रहा था। कोर्ट ने इसके कारण भी बताए। उन्होंने महसूस किया कि आपत्तियों पर फैसला टालते रहने की वजह से कई बार कोर्ट का रिकॉर्ड गैर जरूरी और अप्रासंगिक इररेलेवेंट चीजों से भर जाता है। ऐसी चीजें भी रिकॉर्ड पर आ जाती हैं जो बाद में एडमिट ही नहीं होनी चाहिए थी। ये भी बात है। और कोर्ट ने ये भी देखा कि प्रैक्टिकली होता ये है कि जब जज आखिर में फैसला लिखने बैठते हैं तो उन पुरानी आपत्तियों पर या तो ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता या उन पर फिर से बहस करना मुश्किल होता है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है और कई बार आरोपी के खिलाफ अनजाने में पूर्वाग्रह भी बन सकता है। तो फिर 2021 की गाइडलाइंस क्या रास्ता सुझाती हैं? आपत्तियों का निपटारा कब होना चाहिए? 2021 के गाइडलाइंस कहती हैं कि पीठासीन अधिकारी यानी ट्रायल कोर्ट के जज को कोशिश करनी चाहिए कि वो सबूतों पर उठने वाली आपत्तियों पर उसी वक्त, मतलब जब आपत्ति उठाई जाए तभी फैसला कर दें। या अगर उसी वक्त संभव ना हो तो कम से कम जैसे ही उस गवाह की गवाही पूरी होती है तब तक फैसला जरूर कर देना चाहिए। मतलब डिफरमेंट
टालना अब रूल नहीं एक्सेप्शन होना चाहिए। बिल्कुल, जल्दी फैसला करने पर जोर है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये तरीका इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 148 के भी अनुरूप है, जो कोर्ट को ये अधिकार देती है कि वो गवाह से पूछे जा रहे सवालों के प्रासंगिकता पर तुरंत निर्णय ले। और इसका मकसद है रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखना, केवल वही चीजें रिकॉर्ड पर आएं जो कानूनी तौर पर स्वीकार्य हैं, और दूसरा, फिजूल की आपत्तियों को शुरू में ही रोका जा सके ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो। ये तो प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव या कहें कि स्पष्टीकरण है। बिपिन पांचाल से 2021 की गाइडलाइंस तक एक शिफ्ट आया है आपत्तियों पर जल्दी फैसले की तरफ। हाँ, बिल्कुल। तो अब इन सभी कानूनी नज़ीरों को एक साथ रखकर देखें। आरएसपी देर से दस्तावेज आ सकते हैं, बिपिन पांचाल फैसला टाल सकते हैं, और 2021 गाइडलाइंस फैसला जल्दी करें। इन सब की रोशनी में केरल हाईकोर्ट ने सुंदरन के इस केस में आखिर क्या फैसला सुनाया? निचली अदालत का आदेश सही था या गलत? हाईकोर्ट ने इन सभी पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने माना कि निचली अदालत ने जो प्रक्रिया अपनाई, यानी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया लेकिन आपत्ति के अधीन, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन, वो 2021 की गाइडलाइंस के एकदम खिलाफ नहीं है। अच्छा, वो कैसे? 2021 की गाइडलाइंस तो जल्दी फैसले की बात करती हैं। देखिए, हाईकोर्ट का कहना था कि दस्तावेज को अभी सिर्फ कोर्ट में पेश किया गया है, यानी टेंडर्ड किया गया है। इसे अंतिम रूप से सबूत के तौर पर स्वीकार, एडमिटेड इन एविडेंस, नहीं किया गया है। उसे फाइल पर रखा गया है, लेकिन इस स्पष्ट शर्त के साथ कि आरोपी ने इस पर ऐतराज जताया है और उस ऐतराज पर फैसला होना बाकी है। तो एक तरह से फाइनल एडमिशन अभी नहीं हुआ है। नहीं, अब इस दस्तावेज की असलियत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये वाकई असली है, क्या इसमें लिखी बातें सच हैं, इस पर अंतिम फैसला कब होगा? जब सारी गवाहियां पूरी हो जाएंगी और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो मतलब आपत्ति पर विचार होगा, लेकिन फाइनल स्टेज पर। हाँ, हाई कोर्ट ने साफ किया कि उस स्टेज पर सुंदरन को अपनी सारी बातें, सारे शक, सारी दलीलें रखने का पूरा मौका मिलेगा। वो बता पाएंगे कि ये दस्तावेज क्यों संदिग्ध है, क्यों इसका पहले कोई जिक्र नहीं था, और कैसे ये शायद धारा 50 की कमी को बाद में पूरा करने के लिए गढ़ा गया है। वो सब आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और फिर सेशंस जज क्या करेंगे? और फिर आखिर में फैसला लिखते समय सेशंस जज सारे सबूतों और दलीलों को तौल कर ये तय करेंगे कि इस फोटोकॉपी वाले दस्तावेज को कोई वजन देना है या नहीं। वो चाहे तो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं, उसे खारिज कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये भरोसे लायक नहीं है। तो हाईकोर्ट का मानना था कि इस प्रक्रिया से आरोपी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, उनका नजरिया था कि चूंकि आरोपी की चुनौती देने के अधिकार सुरक्षित हैं और फाइनल फैसले में दस्तावेज की वैल्यू पर विचार होगा, इसलिए इस स्टेज पर निचली अदालत के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है। आरोपी को कोई ऐसा नुकसान, प्रेजुडिस नहीं हो रहा जिसे बाद में ठीक न किया जा सके। इसलिए हाईकोर्ट ने सुंदरन की याचिका खारिज कर दी। जी हाँ, याचिका खारिज कर दी गई। तो ये पूरा विश्लेषण काफी जानकारी देने वाला था। इससे कुछ मुख्य बातें, टेकअवेज क्या हैं हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ, कुछ बातें साफ होती हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी बात, आपराधिक मुकदमे में अगर चार्जशीट के साथ कोई दस्तावेज जमा करने से रह जाए तो प्रोसिक्यूशन के लिए सारे दरवाजे बंद नहीं होते। आरएसपी के फैसले के अनुसार कोर्ट की इजाजत से उसे बाद में भी पेश किया जा सकता है। ये पूरी तरह से मना नहीं है। ये क्लियर है। दूसरी अहम बात प्रक्रिया से जुड़ी है। जब ऐसे देर से आए दस्तावेज की स्वीकार्यता या असलियत पर आपत्ति उठाई जाती है तो कोर्ट को उस आपत्ति को गंभीरता से लेना होता है। हालांकि बिपिन पांचाल के समय ये चलन था कि फैसला आखिर तक टाल दिया जाए, लेकिन अब 2021 की गाइडलाइंस का जोर इस बात पर है कि इन आपत्तियों का निपटारा यथासंभव जल्दी हो, ताकि रिकॉर्ड साफ रहे और मुकदमे की दिशा सही रहे। बिल्कुल। लेकिन इस खास केस में अदालत ने बीच का रास्ता अपनाया। दस्तावेज को आपत्ति के साथ रिकॉर्ड पर रखा, पर अंतिम मूल्यांकन बाद में करने को कहा। हाईकोर्ट ने इसे मौजूदा कानूनी समझ के तहत ठीक माना, क्योंकि आरोपी के बचाव का अधिकार, मतलब चुनौती देने का अधिकार, सुरक्षित रखा गया था। हाँ, ये मामला दिखाता है कि अदालतें कैसे दो जरूरी चीजों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। एक तरफ है प्रक्रिया की निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस, और दूसरी तरफ है मुकदमे की रफ्तार, ट्रायल एफिशिएंसी। एकदम सही कहा आपने। यह हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। और जाते जाते हमेशा की तरह श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर।
सोचिए अगर किसी एनडीपीएस जैसे गंभीर आपराधिक मामले में कोई महत्वपूर्ण ओरिजिनल दस्तावेज सच में खो जाए और प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ एक फोटोकॉपी हो, खासकर तब जब उस फोटोकॉपी पर देर से पेश किए जाने और शायद जाली होने का भी शक जताया जा रहा हो, तो अदालत को उसकी सच्चाई परखने के लिए, मतलब उसकी जेन्युइननेस तय करने के लिए किन अतिरिक्त सावधानियों पर विचार करना चाहिए? क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बदलना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक सवाल नहीं रह जाता, बल्कि ये सीधे सीधे न्याय सुनिश्चित करने की कुंजी बन जाता है। इस पर विचार करना जरूरी है।